गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और ये केमिस्ट्री का इनिशियल पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोल कंसेप्ट को समझने के लिए या हम लोग ऐसे कह सकते हैं केमिस्ट्री को समझने के लिए मोल कंसेप्ट की बहुत ज़रूरत है और मोल कंसेप्ट को समझने के लिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को समझने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे हमारी केमिस्ट्री की अच्छी वीडियो आपको मिल पाए। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट है। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, केमिस्ट्री को 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। केमिस्ट्री को 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। इसमें से पहला फिजिकल, दूसरा ऑर्गेनिक और तीसरा इनऑर्गेनिक। तो अगर हम लोग इन तीनों सिस्टम की बात करते हैं तो तीनों केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट बहुत यूज होने वाला पॉइंट है और हमें उसी को डिस्कस करना है। गॉट इट? यस या नो? देखो, तो पहले हम लोग इसको समझते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको कंटिन्यू करके बताता हूं कि किस तरीके से मोल को वर्क करता है। एक चीज समझ लो, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री मोल एक यूनिट है। इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट मोल इज एन यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने अभी आपको बताया। वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, मोल कंसेप्ट। तो अगर हम लोग मोल कंसेप्ट की बात करेंगे तो मोल कंसेप्ट क्या होता है? बेसिकली मोल एक यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट। किस चीज का? किसी भी केमिकल को मेजरमेंट करने का जो यूनिट है वो मोल है। अब इस पॉइंट को हम लोग जरा डोमेस्टिक और अपनी रेगुलर लाइफ से लिंक करके डिस्कस करते हैं। देखो जरा, मान लेते हैं अगर हम लोग किसी भी वेजिटेबल शॉप पर जाएं और उस शॉपकीपर को बोलते हैं कि हमको जो है 2 लीटर आलू चाहिए, 2 लीटर पोटैटो चाहिए, क्या पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी भी किसी भी वेजिटेबल को लीटर में, एमएल में कैलकुलेट ही नहीं करते। हम लोग उसको केजी और ग्राम में कैलकुलेट करते हैं। यस या नो? सेम मेथड। अगर मान लेते हैं हम लोग किसी भी स्टेशनरी शॉप पर जाएं और इस स्टेशनरी शॉप पर हमको पेन चाहिए। अगर हम जाकर स्टेशनरी शॉपकीपर से बोलते हैं कि हमको 1 केजी पेन चाहिए या 1 केजी पेंसिल चाहिए, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? बिकॉज हम लोग कभी भी पेन, पेंसिल, इन सारी चीजों को वेट करके नहीं लाते हैं, उनको काउंट करके लाते हैं। अगर हमने बोला कि हमको 2 पेंसिल चाहिए तो वो इजीली हमको दे पाएगा। सेम केस। अब जरा इस बात को समझो, जैसे कि डिफरेंट सब्सटेंस को, डिफरेंट मटेरियल को मेजरमेंट करने का मेथड अलग है, वैसे ही केमिकल को मेजरमेंट करने का मेथड भी क्या है? अलग है। और जब हम लोग केमिकल्स को मेजर करते हैं तो केमिकल्स को मेजरमेंट करने का एक यूनिट है, दैट इज कॉल्ड मोल। उसी को हम लोग बोलते हैं मोल कंसेप्ट। और चूंकि केमिस्ट्री में केमिकल की ही बात की जाती है, जिसकी वजह से मोल को इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले अगर हम लोग मोल की बात करते हैं तो मोल को 3 डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया गया। आई मीन मोल को एक से ज्यादा यूनिट में कन्वर्ट किया। तो हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि मोल केमिकल्स को मेजरमेंट करने का एक मेथड है। तो अगर हम लोग केमिकल्स की बात करते हैं तो किसी भी केमिकल को मेजरमेंट करने के लिए जब हम उसको किसी भी लैब असिस्टेंट को बोलेंगे, किसी भी शॉप पर जाएंगे और केमिकल्स को लेंगे, मान लेते हैं हम लोगों को कैल्शियम क्लोराइड चाहिए, मान लेते हैं हम लोगों को केमेनोफोर चाहिए, तो जब भी हम लोग अपने लैब असिस्टेंट के पास जाएंगे तो हमें उस केमेनोफोर को, आई मीन जो भी मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है, तो हमें मोल में लेना होगा।
2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, इस टाइप से हम लोग मोल को यूज करते हैं, हम उनको लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली मोल एक बहुत ही छोटा अमाउंट है, और एक छोटा अमाउंट एक राइस के बराबर केमिकल्स भी पूरी रिएक्शंस को चेंज कर सकता है। इसीलिए उसको हम लोग एक स्मॉलेस्ट यूनिट में डिस्कस करते हैं, और उसी यूनिट का नाम क्या है? मोल। तो अगर हम लोग रिटन वर्क की बात करते हैं तो देखो जरा, अगर हम लोग मोल की बात करेंगे, दिख रहा है? अगर हम लोग मोल की बात करेंगे, मोल कंसेप्ट की, तो सबसे पहले अभी जैसा कि हमने आपको समझाया मोल कंसेप्ट क्या होता है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। मोल आपका एक यूनिट है। मोल आपका क्या है? एक यूनिट। वी कैन राइट मोल इज एन यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल आपका अमाउंट है, सॉरी यूनिट है किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करने का यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ? ये केमिकल को मेजरमेंट करने का एक मेथड है। अगर हम लोग किसी भी गोल्ड स्मिथ की शॉप पर जाते हैं, सुनार की शॉप पर जाते हैं, और हम उसको बोलते हैं कि हमें 2 किलो गोल्ड दे दो, 2 किलो सोना दे दो, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि गोल्ड को कभी भी हम लोग केजी में मेजर ही नहीं करते। सेम केस, अगर मान लेते हैं हमको बाइक खरीदनी है, हम लोग किसी भी शॉप पर जाएं, शोरूम पर जाएं, और हम उसको बोले कि हमें 10 किलो बाइक दे दो या 200 किलो बाइक दे दो, तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनको मेजरमेंट करने का, उनको कैलकुलेट करने का, उनको काउंट करने का मेथड अलग है। तो उसी तरीके से किसी भी हम लोग जब केमिकल्स की बात करते हैं तो केमिकल्स को मोल में मेजर किया जाता है। तो एक सिंपल सी लाइन आपको याद रखनी है कि मोल आपका एक यूनिट है किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसी को हम लोग अपने लैंग्वेज में लर्न रखने के लिए केमिकल बोल सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अगर हम लोग मोल की बात करेंगे तो 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। और जब भी हम लोग किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, जब भी हम लोग कभी भी किसी भी एलिमेंट की बात करेंगे तो उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वही एटॉमिक मास आपका क्या होगा? मोल होगा। और कितने मोल होगा? 1 मोल होगा। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए अगर हमने यहां पर लिख दिया सोडियम, और हम लोग जानते हैं सोडियम का सिंबल होता है Na। अगर हमसे पूछा जाए 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम का मतलब क्या? तो 1 मोल सोडियम का मतलब है सोडियम का एटॉमिक मास। वी कैन राइट सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ 1 मोल एटम इक्वल टू एटॉमिक मास। किसमें? ग्राम में। इसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, जो 1 मोल का मतलब है 1 मोल इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। तो इस टाइप से हम लोग मोल को इनिशियल वे में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज और समझ लो,
जैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, वैसे ही मोल को भी एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर हम लोग बनाना की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग बनाना को खरीदते हैं तो हम उसको बोलते हैं हमें 1 दर्जन केले चाहिए, तो शॉपकीपर हमें गिनती के 12 देगा। हम बोलेंगे 2 दे दो, 2 दर्जन चाहिए, तो वो 24 दे देगा। लेकिन अगर हम लोग उसको केजी में बोलते हैं 1 किलो चाहिए, तो हर जगह बनाना केजी में नहीं मिलता, किसी किसी स्टेट में मिलता है, किसी किसी स्टेट में मिलता है, लेकिन उसको जो मेजरमेंट करने का मेथड है केजी, वो क्या है, या दर्जन। तो उस तरीके से हम लोग जब किसी भी शॉप पर जाके डिस्कस करते हैं, तो उस शॉप पर जाने के लिए हम लोगों को ये दिमाग में मालूम होना चाहिए कि अगला पर्सन किस यूनिट में हमें वो मटेरियल देगा। ठीक है बेटा। अब हम लोगों को मोल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखना है। इसका मतलब क्या है, देखो जरा। तो अगर हम लोग मोल कंसेप्ट की बात करते हैं, तो मोल कंसेप्ट को टोटल 3 टाइप से स्टडी किया गया। इसमें सबसे पहले आपका पॉइंट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ मास। मास के बेस पर मोल कंसेप्ट को स्टडी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के बेस पर भी मोल को स्टडी किया गया। और सबसे लास्ट पॉइंट आपका आएगा ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के बेस पर भी मोल को डिवाइड किया गया है। मींस हम लोग मोल को 3 डिफरेंट टाइप से स्टडी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो समझो। अगर ऑन द बेसिस ऑफ मास की बात करेंगे, तो जब ऑन द बेसिस ऑफ मास की बात करते हैं तो आपको ये याद रखना है, जैसा कि अभी हमने आपको एक डेफिनेशन लिखवाया कि जो 1 मोल होगा उसका वैल्यू ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी भी एलिमेंट को मोल में निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने बोल दिया 1 मोल सोडियम, तो इसका मतलब है सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम। 1 मोल कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 40 ग्राम। अगर हम लोग यहां पर एटम लेके चल रहे हैं तो एटॉमिक मास के बराबर होगा। लेकिन अगर हम लोग कंपाउंड ले लेते हैं, सपोज हमने लिखा 1 मोल NaOH, और जब 1 मोल NaOH की बात आएगी तो आपको NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए, और NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ 1 मोल NaOH कितने के बराबर होगा, 40 ग्राम के। इसमें इसका मतलब बस ये है, इन सारी बातों का मतलब ये बताया जा रहा है कि केमिकल को हम लोग किस तरीके से डिस्कस करते हैं, कैसे हम उसको मेजर करते हैं, इन सारी बातों के बारे में यहां पर मोल को पढ़ना है। और मोल केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों केमिस्ट्री में पूछा जाता है और इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। हाँ, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बेसिक में सारी चैप्टर इस कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो ये तो आपकी बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ मास। अगर हम लोग मास को डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहें तो फिर यहां पर एक फॉर्मूला डेवलप होता है जिसका मतलब है मोल इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक मास। और वेट कौन सा, गिवन वेट करने का एक फॉर्मूला आया, कौन सा, मोल इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक मास। और यहां पर मोल का जो वेट होगा वो ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, तो जरा हम लोग इसी पॉइंट के पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है और उसमें पूछा गया हाउ मेनी मोल्स
moles are present in 36 ग्राम Na। बस इतना है। क्या बोला गया? 36 ग्राम Na में मोल्स कितने होंगे, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। एक चीज समझ लो, केमिस्ट्री में क्वेश्चंस बहुत इजी है, केमिस्ट्री बहुत इजी है, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज वर्क करेंगे तो, अगर आपने जल्दबाजी की या आप स्टेप्स गड़बड़ कर गए तो फिर आंसर निकालना बहुत ही टफ हो जाता है, फिर बाद में आता भी नहीं है, कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल आप लोग एक चीज समझ लो, जब भी हम लोग किसी भी केमिस्ट्री जब भी हम लोग किसी भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो अभी तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पर डिस्कस किया जा रहा है, बाद में हम लोग इसी को लेंदी कंपटीशन लेवल पर भी पढ़ेंगे। तो अभी एक चीज समझ लो, जब भी केमिस्ट्री को डिस्कशन करना है, रिक्वायर्ड क्या है और गिवन क्या है, ये दोनों ही पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो देखो जरा, यहां पर लिखा है हाउ मेनी मोल्स, इट मींस हम लोगों को मोल निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट, गिवन क्या है? गिवन आपका है वेट गिवन है। कितना गिवन है? 36 ग्राम, ये आपका गिवन है। नेक्स्ट, अगर हम लोग एलिमेंट की बात करेंगे, हेयर एलिमेंट कौन सा है? सोडियम। एलिमेंट कौन सा है? सोडियम। और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास ऑफ Na। तो जब हम लोग इसका मोल कैलकुलेट करेंगे, नाउ वी नो दैट मोल इक्वल वेट अपॉन एटॉमिक मास। तो जब वेट अपॉन एटॉमिक मास की बात आती है, तो वेट कितना हो गया? 36, और एटॉमिक मास कितना हो गया? 23। नॉर्मली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका मोल होगा। क्लियर है पॉइंट बेटा? सेम केस। अब अगर मान लेते हैं, हमने इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, मान लेते हैं हमने क्या किया, 36 ग्राम NaOH की बात की। अब हम लोगों ने, हम कैलकुलेट करके हम लोग इजीली आंसर निकाल सकते हैं, मैंने अभी कैलकुलेशन पर फोकस नहीं किया, बस आपको मेथड बता रहा हूं। मान लेते हैं क्वेश्चन में ये आता है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम NaOH। अगर हम लोग यहां पर वेट की बात करते हैं, हेयर वेट इक्वल टू 36 ग्राम दिया है। नेक्स्ट, अगर कंपाउंड की बात करेंगे, तो कंपाउंड आपका दिया है NaOH। हमको निकालना क्या है? मोल निकालना है। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट मोल इक्वल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एक चीज याद रखना, जब हम लोग एटम की बात करते हैं, तो एटम में जो फॉर्मूला होता है वो यहां पर एटॉमिक मास होता है, लेकिन जब हम लोग कंपाउंड की बात करेंगे तो वही एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास में बदल जाएगा। इसी को मोलर मास भी कहते हैं। मोलर मास का मतलब है एक मोल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। तो देखो जरा, जब हम लोग किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब है, तो जब भी हम लोग इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास का मतलब है सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट कंपाउंड। इट मींस जिस किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, उसमें प्रेजेंट एलिमेंटों का सम ऑफ एटॉमिक मास। देखो जरा, यहां पर NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो सबसे पहला एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक के एटॉमिक मास लर्न होना कंपलसरी है। अगर नहीं है तो लर्न कर लो, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतने की जरूरत पड़ती है। बाकी कुछ स्पेसिफाइड है, वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको सारे डिटेक्ट कर ही देंगे। तो चलो देखो, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो 40 आता है। इसका मतलब ये हुआ मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना है? 40। तो जब मॉलिक्यूलर मास NaOH 40 है, तो हम लोग यहां पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर वेट कितना दिया था 36, मॉलिक्यूलर मास कितना है 40, कैलकुलेट करेंगे 0.9। तो इस तरीके से हम लोग मोल को और वेट को आपस में रिलेट कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन उल्टा आ जाता है। कैसे? मान लेते हैं यहाँ पर दिया होता है 0.5 मोल, हमसे पूछा गया, हाँ मान लेते हैं इस तरीके से क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द मास ऑफ Ca इन 0.5 मोल। चलो मैं एक बार सॉल्व करके ही बता देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है और उसमें पूछा गया व्हाट इज द मास ऑफ Na2CO3। What is the mass of Na2CO3 if mole is 0.2। ऐसे बोला गया कि अगर मोल 0.2 है तो उस केस में मास कितना होगा। अब इस मास का मतलब है वेट, आपको वेट निकालना है। मोल आपके पास गिवन है और कंपाउंड आपके पास क्या होगा, कंपाउंड आपके पास दिया है Na2CO3। जब हम इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर मास निकलता है 106। आप लोगों को निकालने का तरीका क्या होगा, सोडियम के 2 एटम प्रेजेंट है तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दैट इज कॉल्ड 23 प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। नाउ वी विल रिसीव 106 बाय द एडिशन ऑफ दिस ऑपरेशन। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 106 इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब हमको पूछा क्या गया है, वेट। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट मोल इक्वल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो जब वेट निकालेंगे फाइनली मोल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मोल का वैल्यू 0.2 और मॉलिक्यूलर मास का मतलब 106। वी कैन सॉल्व इजिली। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ये तो हो गई बेसिक पॉइंट की बात। अब एक चीज समझ लो, मोल के इन्हीं बेसिक पॉइंट में बच्चे 99% गलती करते हैं। और गलती कहां करते हैं वो मैं अभी बता देता हूं, सुनो जरा। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से हो, बहुत छोटा सा पॉइंट है बट समझने वाला है। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है, लिखा है हाउ मैनी ग्राम एटम, हाउ मैनी ग्राम एटम आर प्रेजेंट इन 145 ग्राम CO2। मान लेते हैं ऐसा लिखा है 145 ग्राम CO2 में कितने ग्राम एटम है। अब कंफ्यूजन बच्चों को कहां होता है, 95% बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। समझ लो कंफ्यूजन नहीं है, बस बिल्कुल आपको एक बात याद रखनी है। क्या याद रखना है, ये ग्राम दिया है, ग्राम का मतलब है ये आपका वेट दिया है 145 ग्राम। अगर ये वेट दिया और यहां पर भी ग्राम लिखा है तो सिंपल सी बात है, बच्चे क्या समझते हैं कि ग्राम दिया और ग्राम भी पूछा है, वेट दिया और वेट ही पूछा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, याद रखने वाली पॉइंट क्या है, ग्राम एटम इज ऑल्सो कॉल्ड मोल। ग्राम एटम इज ऑल्सो कॉल्ड मोल। इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड मोल। और ये बात अगर आप बालाजी पब्लिकेशन की बुक पढ़ेंगे एडवांस लेवल की, तो उसमें ये बात बताई गई है कि ग्राम एटम का मतलब मोल होता है। यह एक बहुत ही पॉपुलर बुक है पी बहादुर, उसमें सारे फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस और चैप्टर दिए हुए हैं, तो वहां पर भी ये बात डिक्टेट की गई है। हाँ, नॉर्मल बोर्ड बुक में एनसीईआरटी में ये सारी बातें नहीं दी गई हैं। तो ये तो हो गई थोड़े से ऊपर लेवल की बात। तो जब भी ग्राम एटम की बात की जाए दैट इज कॉल्ड मोल, हमें निकालना है। अब कंपाउंड कौन सा है, किस कंपाउंड पे बात चल रही है, हमारे पास कंपाउंड है CO2 और CO2 का मॉलिक्यूलर मास, जब हम लोग इसका मोलर मास निकालते हैं तो फिर निकलता है 44। अगर आप सभी को निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो जिसको नहीं आता हैंड रेज कर दे, मैं स्पेशली अभी बता देता हूं, 2 मिनट की बात होगी। सभी को आता है, ठीक है। तो उसका मोलर मास कितना आ गया, 44 होता है। कार्बन का 12,
प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, कैलकुलेट करोगे तो 44 आएगा। नाउ वी हैव molecular mass of CO2 is equal to 44. Now we will calculate mole equal to, we know that mole equal weight upon molecular mass. It is a short form of molecular mass. जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो वेट को क्या लिखते हैं 145, मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, कैलकुलेट करके आंसर निकाला जा सकता है। अब एक चीज और समझ लो, अगर आप किसी बुक में देखेंगे या कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा होगा तो उस केस में W अपॉन कैपिटल M लिखते हैं फॉर्मूला। W क्या हो गया वेट और कैपिटल M किसका रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटम के बारे में आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, और इस बात पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको क्या लगता है ग्राम लगा दैट इज कॉल्ड वेट, बट वहां पर ऐसा कंसेप्ट नहीं है। ग्राम एटम का मतलब मोल, इसको अगर डिक्टेट अच्छे से करें तो इस बात का मतलब होता है एक एटम का ग्राम में मास। इट मींस 1 मोल इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, जिसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो बात आपकी हुई मोल का, जब ग्राम में कन्वर्ट करना हो और ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना हो, जिसमें अभी हम लोगों ने सिर्फ पहला पॉइंट आपको डिस्कस किया। शुरुआती फेज में मैंने आपको बोला था मोल को 3 डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। नाउ we will discuss some important numerical and problems about on the basis of particle. First of all, we will discuss what is on the basis of particle या what is particle, ये भी हम लोग कह सकते हैं। देखो जरा, जब हम लोग पार्टिकल्स की बात करते हैं तो अब हमारे पास जो पॉइंट डिस्कस करने वाला है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल। तो ये पार्टिकल क्या है बस वो समझना है। केमिस्ट्री में इस पार्टिकल का मतलब क्या क्या हो सकता है, मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं। केमिस्ट्री में पार्टिकल का मतलब एटम हो सकता है, पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल हो सकता है, पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पार्टिकल का मतलब प्रोटॉन हो सकता है, और पार्टिकल का मतलब न्यूट्रॉन भी हो सकता है। पार्टिकल को केमिस्ट्री में इतने टाइप से डिस्कस किया गया। अब ये बेसिकली पार्टिकल है क्या, पार्टिकल्स का मतलब समझ लो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, जिससे मिलकर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड बना हुआ है, क्रिएटेड है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल। तो जब हम लोग मोल में बात करते हैं तो बेसिकली है क्या, यहां पर पार्टिकल्स का मतलब है नंबर। पार्टिकल्स का मतलब क्या है नंबर। जैसे 1 मोल इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास होता है, वैसे ही 1 मोल इक्वल टू एवोगाद्रो नंबर होता है। मींस आप इसको ऐसे डिस्कस कर सकते हैं 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। यहां पर इसको हम लोग पार्टिकल बोलते हैं। बेसिकली 1 मोल का इतना नंबर हुआ, इसी नंबर को कैपिटल एन ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए का मतलब एवोगाद्रो और एन का मतलब नंबर। इसी नंबर को एवोगाद्रोज नंबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके बहुत सारे रीजन हैं। एवोगाद्रो नंबर्स को एवोगाद्रो नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था। इनका पूरा नाम था अमादियो अवोगाद्रो। तो अमादियो अवोगाद्रो ने इस नंबर्स के बारे में बताया, इसीलिए इसको अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। और इसका पर्टिकुलर एक एक्सपेरिमेंट है। हालांकि ये वैल्यू इतनी ज्यादा है कि अगर इस वैल्यू को हमें काउंट करना हो तो हमारे लिए ये काम कई दिनों का हो जाएगा, कई महीनों का हो जाएगा। और अगर इस अमाउंट के बराबर हमारे पास पैसे हो, आई मीन रुपए हो आप लोगों के पास, अगर इस अमाउंट के बराबर, इस नंबर के बराबर, तो आप पूरी लाइफ में खर्च नहीं कर पाएंगे।
और अगर 10 लाख रुपए पर सेकंड खर्च करेंगे इस अमाउंट का, तब भी मिनिमम केस में 19 साल तक आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब कहीं आप जाकर उसको कंप्लीटली फिनिश कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है ये बहुत लार्जेस्ट अमाउंट है। इस लार्जेस्ट अमाउंट की वजह से इसमें कोई भी कंट्रडिक्शन नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कोई नहीं ये बात कह सकता कि 1 मोल का मतलब ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसको प्रूफ करने में सालों निकल जाएंगे। तो इसीलिए 1 मोल इक्वल टू फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब क्या हुआ आप समझ लो। इसको हम लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर हम लोग किसी भी वेजिटेबल शॉप पर जाए और हमको बनाना खरीदना है, हम उसको बोलेंगे हमें 1 दर्जन केले चाहिए। इसका मतलब वो कितने दे देगा? 12 दे देगा। हमने उसको बोला हमें 2 दर्जन चाहिए, तो वो कितना दे देगा? 24 दे देगा। सेम केस जब हम लोग 1 मोल की बात करते हैं तो 1 मोल का मतलब भी फिक्स है। 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। 2 मोल का मतलब डबल, 3 मोल का मतलब ट्रिपल। तो 1 मोल का जो मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, इट इज ऑल्सो नोन एज 6.022 और 6.023 इंटू 10⁻23. It is also called Avogadro number. It has a simple relation between mole and number of particles. If we will talk about formula of this concept, then we can write mole equal number of particles upon Avogadro number, मतलब 6.022 into 10⁻23. It is a fixed formula. दूसरे फॉर्म में इसको क्या कहा गया? इसी को कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, मोल इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, या 6.023 भी हो सकता है। याद रखना ये जो नंबर है ये 6.022 भी होगा और 6.023 भी होगा। वो डिपेंड करता है, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आप 22 लेंगे या 23 लेंगे। बेसिकली ये इतना बड़ा नंबर है और पॉइंट के 3 डिजिट के बाद हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन के ऊपर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नॉर्मल केस में हम लोग 6.022 लेते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड दिया है, किसी क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाइड दिया हुआ है तो फिर आप लोग उसको अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, अगर उन्होंने 6.023 दिया हम लोग उसको यूज करेंगे, अगर 6.023 नहीं दिया तो 6.022 वाला यूज कर लेंगे। मतलब उसमें कोई ऐसी खास चेंजिंग नहीं है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मोल को यहीं से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा कैसे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है? हाउ मैनी मोल्स आर, या ऐसे समझ लो, हाउ मैनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 0.2 मोल। बस ऐसे पूछा गया 0.2 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, ऐसा हमसे पूछा गया। यहां पर कोई भी आप कंपाउंड ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिंपल देखो जरा, मोल इक्वल टू गिवन है 0.2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपसे पूछे गए हैं। तो अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू मोल इंटू Na। तो मोल कितना है? 0.2, Na का मतलब Na रखते हैं, वो तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। 0.2 इंटू 6.22 इंटू 10⁻23 सॉल्व करेंगे। 2 2 4, 2 2 4 0 और 6 2 12, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1.2 इंटू 10⁻23 ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एक चीज और समझ लो, अगर यहां पर इस पार्टिकल की जगह
ये लिख देते कि हमें मॉलिक्यूल निकालना है, ऐसे लिखा होता है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.2 मोल, तब भी आंसर यही आता। पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल का मतलब एक ही होता है। एक चीज और समझ लो, अगर ये लिख देते 0.2 मोल ऑफ NaOH, तब भी क्वेश्चंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी किसी के भी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की कोई भी बात नहीं की गई है, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब कभी किसी एटम की बात की जाए, किसी इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, किसी प्रोटॉनों की बात करते हैं, तो उस केस में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें कुछ अदर कैलकुलेशन भी करनी होती है। वो अदर कैलकुलेशन कहते हैं, क्वेश्चंस का टाइप कुछ इस तरीके से है, समझिए ध्यान से। अब उन्होंने लिखा हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम NaOH। क्वेश्चन में क्या है, 16 ग्राम NaOH में पार्टिकल कितने होंगे, ऐसा हमसे पूछा गया है। सबसे पहले हमने आपको बताया केमिस्ट्री में दो बातों का हमेशा याद रखना न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम, रिक्वायर्ड और गिवन। अगर आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर अच्छे से है तो फॉर्मूला फटाफट अप्लाई होता है। देखो, हम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गिवन में क्या क्या है, 16 ग्राम, मतलब वेट दिया है कितना, 16 ग्राम। कंपाउंड भी दिया है, कौन सा, NaOH। तो जब हम लोग पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं, देखो जरा, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या बनेगा, मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला ये बना, हमारे पास अगर मोल मिल जाए तो पार्टिकल्स इजीली निकाल देंगे, लेकिन क्वेश्चन में मोल तो गिवन ही नहीं है। क्या क्वेश्चन में मोल गिवन है? नहीं है। तो क्वेश्चंस में मोल गिवन नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन मोल जिस किसी भी फैक्टर से, जिस किसी भी वैल्यू से निकलने वाला है, वो दोनों बातें दी हुई हैं। कैसे? हम लोग जानते हैं, यहां पर लिख देंगे इफ मोल इक्वल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहां पर मोल का वेट, मोल की जगह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास हमने लिखा। वेट दिया हुआ है कितना, 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई, अब कंपाउंड की बात आती है, कंपाउंड मतलब NaOH, और NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, NaOH का मॉलिक्यूलर मास आता है 40। नाउ वी विल कैलकुलेट 4 1 4, 4 4 16। इस पूरे को हम लोग Na लिख के चलते हैं। डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या है। जब हम लोग इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ये आपका आंसर हो सकता है। एक्चुअली कैलकुलेशन इतनी लंबी है इसलिए वो इस तरीके से भी ऑप्शंस देते हैं। अगर ऐसा ऑप्शंस नहीं दिया है तो वो ऐसे भी दे देंगे 0.4 इंटू Na, 0.4 Na, मतलब ये भी आपका क्या हो सकता है, ऑप्शंस हो सकता है, या फिर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा। इट मींस आपको ये समझना है कि क्वेश्चंस का टाइप किसी भी तरीके से हो सकता है और क्वेश्चन से ज्यादा ऑप्शंस ट्विस्ट किया जाता है, और ऑप्शंस किस तरीके से वो कर रहे हैं वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऑप्शंस के ऊपर। बस हम लोगों को सारी अप्रोच के साथ ऑप्शंस पर फोकस करना है, और जिस तरीके से ऑप्शंस दिया होगा हम लोग उसको उसी तरीके से रिप्रेजेंट करके मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक इसके ऊपर का एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, आई मीन थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं। अगर मान लो पार्टिकल्स की बात ना करते, समझना ध्यान से, इसी क्वेश्चन में
वो पार्टिकल्स को ना निकालते और हमसे बोल देते हाउ मैनी एटम। अब हमसे एटम की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? एटम की। क्वेश्चंस के कैलकुलेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना ही होता है, यहां तक आप कुछ नहीं कर सकते, इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, एक स्टेप बढ़ जाएगा। अब एक स्टेप क्या बढ़ जाएगा वो समझ लो। जब हम लोग यहां पर नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम, तो जो भी आपका नंबर ऑफ पार्टिकल आया, मान लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल आपका आया 0.4 इंटू Na, तो कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम की बात चल रही है, तो NaOH में टोटल कितने एटम है, उन एटम्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जरा ध्यान से, 1 2 और 3, टोटल कितने एटम है? 3। तो जब भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई बाई 3 और कर देंगे, मतलब 3 4 जा 12, तो 1.2 इंटू Na। मीन्स क्या समझाना चाह रहे हैं, समझो। क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को क्वेश्चंस का मेथड कैसे अप्लाई करना है। तो एक चीज फिर से समझ लो, मैं फिर से बोल रहा हूं, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में मोल से रिलेटेड अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर ये 4 पॉइंट आपको निकालने को बोले गए हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको कैलकुलेट करना होगा। विदाउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट आप जो है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि सबसे पहले अगर मोल के क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम की बात की गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, पहले हमने आपको यहां पर दिया था हाउ मेनी पार्टिकल्स, तो हम लोगों ने ये आंसर निकाल दिया। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए हाउ मेनी एटम, तो फिर हम लोग इसी पार्टिकल्स वाले में कंपाउंड में जितने भी एटम होंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके नंबर ऑफ एटम आ गए। लेकिन और समझो जरा, अब पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे, हम ये वाला पोर्शन अब कर देते हैं, इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कैसे आगे बढ़ेंगे, अगर इसमें एटम की बजाय, समझना ध्यान से बेटा, ध्यान तो इधर सब लोग, अगर एटम की बजाय इलेक्ट्रॉन पूछे जाते, अगर एटम की बजाय इलेक्ट्रॉन पूछे जाते तो हम लोग क्या करते? तो एक चीज समझ लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम लोग निकालेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आपका रहेगा ही, नंबर ऑफ पार्टिकल आपका एज इट ही रहने वाला है, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या थे, देखो जरा ध्यान से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पॉइंट ये वाला था 0.4 इंटू Na इंटू, अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। कंपाउंड क्या है? NaOH। NaOH में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो, सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 11। कैसे मालूम? किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वही एटॉमिक मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। बट कैटाइन और एनाइन की जब बात आती है तो फिर वहां पर प्रॉपर्टी, आई मीन वहां पर फॉर्मूला बदल जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल NaOH, कैटाइन एनाइन नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, उससे अभी बाद में बात करेंगे। पहले इसी कंपाउंड पर इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? उनके एटॉमिक नंबर के। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, इसलिए हमने 11 लिख दिया। अगला एलिमेंट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसलिए +8, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, सभी को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 20। अब बच्चे कहां गलती है वो भी बच्चे कहां गलत करते हैं वो भी समझ लो। बच्चे इसी का मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं और मॉलिक्यूलर मास आता है 40। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है, याद रखना।
अगर आपने मॉलिक्यूलर मास निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया गलत, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के उस पार्टिकल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने नंबर ऑफ ये वाला मेथड नहीं है। बेसिकली इट इज अ एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास बट इट इज इलेक्ट्रॉन। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, 0.4 इंटू Na, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20। सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आएगा 48.0 इंटू Na। तो ये भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे काम कर रहा है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सभी को? ओके, सभी को क्लियर है बेटा? ओके, डन। तो दूसरा पॉइंट, अभी हम लोगों ने इसी क्वेश्चन में, मैं समझ लेता हूं क्या क्या निकाला। देखो जरा, इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना सीखा, तो हम लोग ये कर चुके हैं। इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने एटम को निकालना सीखा, ये भी सॉल्व हो गया है। इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा, ये भी बात हो गई है। अब इसी क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रॉनों की बजाय प्रोटॉन पूछ लेते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की बजाय प्रोटॉन पूछते तो हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे मेथड, बहुत सारे क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करके बता रहा हूं, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? अदरवाइज कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा किसी को भी? इसी क्वेश्चन में मेथड अप्लाई करें। अभी हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सभी के पहले बेसिक पॉइंट एकदम आपके माइंड में फिट कर दें, और जैसे ही आपके माइंड में ये सारी चीजें फिट हो गई, फिर आपको कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा, फिर आपको भी मजा आएगा। लेकिन इनिशियल पॉइंट आपके दिमाग में फिट होना बहुत जरूरी है। तो देखो, अभी हम लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन की बात कर ली है। अब अगर इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे जाते हैं तो देखो जरा ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोटॉनों की बात की जाए तब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालना ही पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितने, 0.4 Na। तो जब हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉनों की बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा टोटल प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो हम लोग जानते हैं 0.4 Na, ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब प्रोटोनों का मतलब क्या, जैसे हमने इसके इलेक्ट्रॉन निकाले थे वैसे ही हमने इसको प्रोटॉन निकाल देना है। तो आप लोग किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में जो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन और सम ऑफ प्रोटॉन होता है वो इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है वो भी समझ लो। जब हम लोग किसी भी एटम पर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का एक रिलेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों को जब रिलेशन हम लोग डिस्कस करते हैं तो बोला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। मतलब एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होगा वही एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को भी रिप्रेजेंट करेगा और वही एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉनों को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, फिर से समझ लो, अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस केस में देखो जरा, NaOH की बात करेंगे। NaOH में Na के पास कितने प्रोटॉन होंगे, 11। ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, 16। हाइड्रोजन के पास कितने होंगे, 1। सभी को ऐड करेंगे कितना आएगा, सॉरी ऑक्सीजन के होंगे 8। सभी को ऐड करेंगे कितना होगा, 20। तो इतने ही तो हमारे इलेक्ट्रॉन भी आ रहे थे, तो मल्टीप्लाई बाई 20, फाइनली 8.0 Na। ये आपकी बारी आ गई प्रोटॉन की। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट आपको बताए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एक पॉइंट और बचा है, एक पॉइंट और बचा है, कौन सा? अब हम लोग निकालेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। अभी हम न्यूट्रल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, बाद में इसी को कैटायन और एनायन की फॉर्म में भी हम पढ़ने वाले हैं। मींस केमिकल स्पीसीज में आयनिक स्पीसीज के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो एक चीज समझ लो, बातों में एक चीज कॉमन है, ध्यान अगर दी हो तो, और ये ऑप्शंस भी आ सकता है कि
कि जब भी हम लोग मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं तो इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है? इन सब का एक कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। विदाउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स यू कैन नॉट कैलकुलेट एनी अदर केमिकल स्पीसीज, एनी अदर proton information, any other particle information. First of all you have to discuss about to number of particles. तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू 0.4 Na, यही आया था ना? याद है थोड़ा बहुत? हाँ याद है। चलो देखो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। नाउ वी विल डिस्कस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? जैसे अब समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, फिर से समझ लो। पॉइंट बहुत छोटा है, समझ आ गया तो एकदम बूम बूम, और समझ नहीं आया तो फिर समझ लो, फिर गई भैंस पानी में, है ना? तो देख लो, न्यूट्रॉन का जब हम लोग सम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जब हम लोग इलेक्ट्रॉनों का सम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जब हम लोग सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर को ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर भी देख लिया करो। प्रोटॉनों की बात जब करेंगे तो बनेगा सम ऑफ नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। जब न्यूट्रॉनों की बात करेंगे, फिर से समझ लो, जब न्यूट्रॉनों की बात करेंगे तो इंडिविजुअल एटम का न्यूट्रॉन आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूं, आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर लर्न नहीं है तो समझ लो। हम लोग NaOH की बात करते हैं। NaOH में 3 एलिमेंट हैं, एक Na, एक ऑक्सीजन, एक, तो हम लोग NaOH की बात करते हैं। NaOH में नंबर ऑफ क्या निकालना है? न्यूट्रॉन निकालना है। तो इंडिविजुअल एटम के न्यूट्रॉन का पता होना बहुत जरूरी है, और न्यूट्रॉनों को पता करने के लिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का पता होना जरूरी है। एक्चुअली क्या है, केमिस्ट्री में सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। अभी हम लोग जब से मोल पढ़ रहे हैं, तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, हम लोग 3 बातों पर फोकस कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और मोल। बस ये 3 फैक्टर आपस में कनेक्टेड है। ऐसे ही जैसे मोल को पढ़ने के लिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट का डिस्कशन किया जाता है, सेम केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर पढ़ने के लिए मोल का इंपॉर्टेंस है, और मोल को समझने के लिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आई मीन इंफॉर्मेशन ऑफ एटम का समझना बहुत जरूरी है। तो बस आप लोगों को एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक याद कर लें रैंडमली कहीं पर भी। बाकी जो और इससे हायर आते हैं वो ऑलरेडी गिवन होंगे, अगर गिवन नहीं होंगे तो धीमे धीमे हम लोग याद कर लेंगे। बट बेसिक पॉइंट 1 to 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो जरा, Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 23 होता है। हमें निकालना क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू A माइनस जेड। अब ये A क्या है और Z क्या है? A का मतलब एटॉमिक मास और Z का मतलब एटॉमिक नंबर। ये वाला हमेशा एटॉमिक मास होता है और ये वाला हमेशा एटॉमिक नंबर होता है। तो जब हम लोग सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 23 माइनस 11 कितना आएगा? 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास 16। सॉल्व करेंगे 16 माइनस 8, फाइनली यू हैव 8। हाइड्रोजन का होता है 1H1, तो 1 माइनस 1 मतलब 0। और ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी? हाइड्रोजन की, कई बार पूछी जा चुकी है। क्या इंपॉर्टेंट है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट बताइए जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं होते, और वो हाइड्रोजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक चीज और हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताएं, मजेदार, आपने ना सुनी होगी, ना देखी होगी, ना पढ़ी होगी। पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा अल्फाबेट है जो न तो कभी सिंबल में आया और ना ही उसके पूरे कंप्लीटली नेम में आया। क्या तुम लोग बता सकते हो? बता सकते हो तो बताओ, इनाम देंगे। नहीं तो सुन लो, बता देता हूं। वो अल्फाबेट है जे, ढूंढ लेना। न तो कभी किसी सिंबल में आया और ना कभी किसी स्पेलिंग में। जे आपका एक ऐसा सिंबल है
जो मॉडर्न पीरियड टेबल के ना तो किसी सिंबल में आया और ना ही किसी बुक में ये बात दी गई। हाँ, बट ये बात फैक्ट है, कहीं से ढूंढ के निकाली मैंने। चलो, अब ये तो हो गई थी अपनी अपनी मैजिकल बात। हम लोग अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पर सोडियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आया? 12। ऑक्सीजन का कितना आया? 8। और हाइड्रोजन का कितना है? 0। तो अगर हम लोग NaOH के नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की बात करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सभी को ऐड कर दो, 12 प्लस 8 प्लस 0, फाइनली 20, आई मीन 20। तो जब हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की बात करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? टोटल न्यूट्रॉन 20 इनटू पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स कितना है? 0.4 Na, तो 8.0 Na। इट्स अ फाइनल आंसर। क्लियर हो गई पॉइंट? क्लियर हो गए पॉइंट? यस या नो? सब लोग ऐसे ऐसे कर दिए, अगर हम समझ जाए करेंगे ऐसे ऐसे थंबनेल। ठीक है, चलो डन। तो देखो, एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने 5 फैक्टर पढ़ लिए। कौन से? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये सारे पॉइंट्स डिपेंड करते हैं मोल के ऊपर, और मोल डिपेंड करता है वेट अपॉन एटॉमिक मास के ऊपर, और एटॉमिक मास डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर के ऊपर, और एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है सिंबल के ऊपर। वो सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, सारों का आपस में एक दूसरे से लिंक है। तो यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब हम इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो देखो किस तरह से पूछा जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास लिखा गया हाउ मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम H2। बस इतनी सी बात बोली गई। 12 ग्राम H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम यही H2 प्लस लिख दें, अगर हमने H2 प्लस लिख दिया, अब कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मॉलिक्यूल्स होंगे, इस बात को समझो। एक्चुअली क्या है, पिछले वाला क्वेश्चन न्यूट्रल मॉलिक्यूल का था, हमने सॉल्व करके आपको दिखाया। आपको उम्मीद है हमको ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट्स कर देना, मैं अब फटाफट रिप्लाई करूंगा। अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये एक, इधर चैट पे, तो ये जो है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन अगर हम लोग इसमें पॉजिटिव लगा देते हैं तो फिर ये कैटायन बन गया। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का हम एक क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसलिए हमने कैटायन का ले लिया। अगर आप और बड़ा मॉलिक्यूल लेना चाहते हो ले सकते हो, NH4 प्लस, CH3 प्लस वगैरह वगैरह। सबके मेथड सेम है, कंपाउंड जो मर्जी हो, केमिकल स्पीसीज जो भी हो, मेथड के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो देखो, यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले कैलकुलेट करेंगे। तो एक चीज समझ लो, गिवन क्या है, वेट गिवन है 12 ग्राम। अब H2 प्लस दिया है, इसको हम लोग स्पीसीज बोलेंगे, केमिकल स्पीसीज, कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं बोल देना, बिकॉज इट इज अ कैटायन। तो हम लोग इसको बोलेंगे H2 पॉजिटिव। अब हमने इसका एटॉमिक मास निकाल देना है। एटॉमिक मास निकालेंगे या मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे? एटॉमिक मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्यों? क्योंकि H2 मॉलिक्यूल है, H2 प्लस H2 मॉलिक्यूल का आयन है, इसलिए एटॉमिक मास नहीं बल्कि क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, H2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? बेसिकली हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। अगर हाइड्रोजन का 1 है तो फिर कितना आएगा, 2 × 1 = 2। अब एक चीज और समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, बारी बारी एक एक करके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग
आज आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं, पता नहीं कैसे सारे दिमाग में क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं। ये जो पॉजिटिव है इसका मॉलिक्यूलर मास से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे गलती यहां भी कर देते हैं, क्या यहां प्लस माइनस लगा के उस वन को भी कैलकुलेट कर लेंगे, वो गलत हो जाएगा। चार्ज को हमेशा कैलकुलेट करने में आप कैटाइन और एनाइन पर जब निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तभी फर्क पड़ेगा, ना तो प्रोटोनों से कोई फर्क पड़ता है, ना ही इलेक्ट्रॉनों से न्यूट्रॉनों से कोई फर्क पड़ेगा, और ना ही एटॉमिक मास से कोई फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा ओनली और ओनली इलेक्ट्रॉनों पर। तो देखो इसका मॉलिक्यूलर मास हमने 2 निकाल दिया, वेट दिया है 12 ग्राम। सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे मोल। हाँ, तो मोल निकालना है तो हम लोग जानते हैं मोल इक्वल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल क्यों निकालना है, नहीं निकाले तो क्या फर्क पड़ेगा, पार्टिकल्स निकालना है और पार्टिकल्स के लिए मोल को रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मोल इक्वल टू आएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट है 12 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है 2, फाइनली मोल इक्वल टू 6। नाउ नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जब बात की जाएगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू फॉर्मूला बनता है मोल इंटू Na। Na इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। मोल आपका आया 6, Na ही रहने वाला है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए 6 Na। अब बेटा फिर से समझो, जब किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात की जाए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, उन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल्स भी आपके 6 Na आएंगे और मॉलिक्यूल भी आपके 6 Na आएंगे। लेकिन एटम और इलेक्ट्रॉनों से बात बदल जाएगी। कैसे बदलेगी वो भी समझो। जब हम लोग नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो एज इट ही रहने वाला है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, कितने हैं 2, मतलब जो एटम आएगा वो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 6 Na, तो 6 2 जा 12 Na, मतलब ये आपका आ गया नंबर ऑफ एटम। तो ये आपका हमने निकाला नंबर ऑफ एटम कितना आ गया 12 Na। अब बारी आएगी इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉन की। देखो जरा, H2 प्लस की जब बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, तो लिख दिया 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, तो ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा है, और एक पॉजिटिव चार्ज लगा होने का मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इट मीन्स H2 have 2 electron, but H2 donate 1 electron to another atom. It means finally H2 positive has only 1 electron. Means normally we can calculate 2 minus 1, finally 1. It means H2 positive has 1 electron. Now according to question, number of electron equal to कितना हो जाएगा 1 into number of particle into 12 Na, मीन्स आपका आ गया 12 Na। नेक्स्ट यहां पर आपका आ गया 12 Na। अब इधर आओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका 6 Na है, 12 नहीं है, 6 Na, तो आपका आंसर 6 Na आएगा। नेक्स्ट अब हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लो, हाइड्रोजन में क्या है H2 पॉजिटिव। हमने आपको बताया कि चार्ज से केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के ऊपर केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फर्क पड़ता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉनों की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए H2 में कितने प्रोटॉन होंगे, एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन होंगे, सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 6 Na, 6 2 जा 12 Na, बस हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
ये हम लोगों ने निकाल दिया है। अब लास्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। अब हम एक चीज बताओ, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको एक बात समझाई थी। क्या समझाई थी? कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन में तो होते ही नहीं है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही नहीं है तो फिर पार्टिकल्स के बेस पर अगर हम लोग न्यूट्रॉन निकालेंगे भी तो कितना आंसर आएगा? फिर आंसर क्या आएगा बोलो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएगा? अरे भाई, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही नहीं है तो टोटल पूछे चाहे इनिशियल, क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो जीरो ही रहने वाला है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है तो जीरो, और पार्टिकल्स आपके कितने दिए थे? 6 Na, फाइनली वी हैव जीरो। इट मींस यहां पर आंसर क्या आ जाना चाहिए? जीरो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हम लोग ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो नंबर बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, जैसे 1 ATM एक स्टैंडर्ड है, एटमॉस्फेयर प्रेशर एक स्टैंडर्ड है, 1 मोल का मतलब एटॉमिक मास स्टैंडर्ड है, एक पर्सन के केवल 2 हाथ होते हैं, ये स्टैंडर्ड है, एक बंदे के 2 कान होते हैं, ये स्टैंडर्ड है। ऐसे ही 1 मोल का मतलब अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10⁻23 स्टैंडर्ड है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो हमने आपको पूछा 1 मोल सोडियम, इट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम का मतलब है वो फिक्स है, स्टैंडर्ड है। अब इस बात का मतलब है क्या, समझ लो। अगर हम लोग इसको हम लोग वेजिटेबल शॉप्स पर जाके समझते हैं, क्योंकि बेसिकली जो बनाना मार्केट में मिलता है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू पर मिलता है। अगर हमने बोला 1 डजन बनाना, इसका मतलब क्या हुआ? 12 नंबर। आप इंडिया में किसी भी शॉप पर जाओ और बनाना को वाले को बोलो हमें 1 दर्जन केले चाहिए, वो आपको 12 ही देगा, 13 नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 दर्जन फिक्स है, 1 दर्जन फिक्स है। 1 दर्जन का मतलब 12 नंबर। अब वो कुछ भी हो सकता है। 1 दर्जन केले मतलब 12 केले, 1 दर्जन एप्पल मतलब 12 एप्पल, 1 दर्जन, 1 डजन, किसी भी मटेरियल की बात की जाए। हमने अगर बोला 1 डजन मार्कर मतलब 12 मार्कर। वैसे ही अगर हमने बोला 1 मोल मार्कर, इसका मतलब ये हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 मार्कर, इतने मार्कर। तो जैसे 1 मोल का मतलब 1 डजन का मतलब फिक्स है, वैसे ही केमिस्ट्री में 1 मोल का मतलब भी फिक्स है। बेसिकली है क्या, मैं आप बता देता हूं। अवोगाद्रो ने क्या किया? फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी और उस फोटोग्राफिक प्लेट पर अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया, और जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया एक बीम के थ्रू। अब बीम का मतलब क्या वो भी समझ लो। जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं ना, जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो जो सोर्स होता है वहां पर उसका बस एक पॉइंट होता है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी उसका फोकस कॉनिकल होता चला जाएगा। वैसे ही जब हम अल्फा पार्टिकल्स को, हम मतलब अवोगाद्रो, जब अवोगाद्रो ने अल्फा पार्टिकल्स को उस फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक किया तो उन्होंने सिस्टम को कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पूरे फोटोग्राफिक प्लेट पर वो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर पाए। तो जब वो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हुए तो उन्होंने देखा कि उस फोटोग्राफिक प्लेट पर छोटे छोटे से होल हो गए थे, और वो होल का जो अमाउंट है उस अमाउंट का कैलकुलेशन जब किया गया उसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 निकला। और ये होल उन्होंने लगातार काउंट किए विथआउट सोए, और 72 घंटे में उन्होंने ये रिजल्ट दिया, और इसी रिजल्ट की वजह से उन्हें केमिस्ट्री में बहुत सारे नोबेल प्राइज भी मिले। तो बस यही आपको समझना है, आपको इतनी सारी हिस्ट्री नहीं समझनी ना, ये सब हिस्ट्री आपको कभी पूछी जाएगी। बस आपको ये याद रखना है
कि मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। और अवोगाद्रो नंबर का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 और ये 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल का फिक्स है, बस ऐसे समझ लो। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा बातें याद नहीं रखनी। हाँ, कभी अगर 1 मोल की नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में कोई बात चलती है तो जैसे 1 मोल इक्वल टू हम लोग डिस्कशन करेंगे तो 1 डजन इक्वल टू 12 नंबर होता है। अब उस डजन के आगे कुछ भी लगा दो, 1 मोल बनाना, सॉरी 1 डजन बनाना, 1 डजन एप्पल, 1 डजन साइकिल, 1 डजन बॉय, कुछ भी, तो वो उतने ही नंबर हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 12 दर्जन की बात, 12 नंबर्स की बात चल रही है। सेम केस जब 1 मोल की बात की जाती है तो वहां पर भी नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 फिक्स हो जाता है। अगर हमने बोला 1 मोल बनाना मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना। अगर हमने बोला 1 मोल गधे तो कितने गधे, 6.022 इंटू 10⁻23। इट मीन्स ये वैल्यू फिक्स है, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। ये तो थी इंफॉर्मेशन 1 मोल की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अभी हम लोगों ने आज के लेक्चर में 2 पॉइंट्स पढ़े। कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। अब हम एक पॉइंट आपको और पढ़ाने वाले हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। जब हम लोग वॉल्यूम पढ़ लेंगे तो मोल के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, मोल के जो छोटे छोटे थिंग्स समझने वाले हैं, वो समझ लो आपने कंप्लीट कर लिए। और अगर इतना आपके पॉइंट्स में दिमाग में चीजें फिट हो गई तो समझ लो आपने मोल को जीत लिया और किसी भी चैप्टर में आप मोल को यूज कर सकते हैं। हाँ, मोल के बारे में अभी हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम फिर से अभी आपको समझाएंगे। थ्योरेटिकल, हालांकि प्रैक्टिकली मैंने समझा दिया, कैलकुलेशन बेस पर भी आपको बता दिया। एक से एक बार ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम शुरू करने के पहले शॉर्ट समरी दे देता हूं। शॉर्ट समरी ये है कि जब हम लोग मोल को ऑन द बेसिस ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो ये समझ लो मोल आपका किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी केमिकल को मेजरमेंट करने का एक यूनिट है। इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट मोल इज एन यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइक एस। लाइक एस का मतलब क्या है? जैसे मास, मास को हम लोग ग्राम या किलोग्राम में निकालते हैं। टाइम को हम लोग सेकेंड, मिनट या आवर में निकालते हैं। ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। लुमिनियस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडला में निकालते हैं। करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। तो जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी 7 टर्म्स है वो फिक्स है, वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उन्हीं 7 पॉइंट का 6 नंबर पॉइंट है, वो भी फिक्स है, जिसका मतलब होता है मोल। और वो मोल ग्राम के बराबर होगा किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड्स के। ये बेसिकली केमिस्ट्री में ही काम करता है, बाकी जगह इसका कोई मतलब नहीं है। मोल सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। अब मोल ही क्यों यूज किया जाता है? बच्चे बोलते हैं सर ग्राम किलोग्राम यूज कर लेते, मिलीग्राम यूज कर लेते, लेकिन नहीं, मोल सबसे छोटा वैल्यू है। और एक छोटी सी वैल्यू, एक छोटी सी राइस के बराबर क्वांटिटी भी अगर आप ले लें, राइस तो बहुत बड़ा बोल दिया मैंने, अगर हम लोग एक सॉल्ट का एक छोटा सा पार्टिकल ले लें, कौन सी सॉल्ट का? पाउडर सॉल्ट का, और उतना ही अगर कोई केमिकल्स चेंजिंग कर देता है तो फिर वो स्टडी में बहुत ही माइनर होने की वजह से मोल यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग एक छोटा सा सॉल्ट के पीस के बराबर साइनाइड ले लें और खा लें तो उतने में ही हम लोगों की सेवा समाप्त, मतलब हम लोगों की डेथ हो जाएगी। एक छोटा सा पार्टिकल्स, अगर हमें उतना छोटा सा सोडियम मिल जाए और हम पानी में डाल दें तो आग लग जाएगी, पानी में भी आग लग जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मैजिशियन पानी में आग लगा देते हैं। वो बेसिकली आग लगा देने का कोई कंसेप्ट नहीं उनके पास, वहां पर सब केमिकल यूज होते हैं। आप भी कभी किसी बड़ी लैब में गए, हालांकि नॉर्मल लैब में तो सोडियम होता नहीं है, अगर आप किसी बड़ी लैब में जाएं और सोडियम आपको मिल जाए, आप उसको पानी में डाल देंगे, फटाक से आग लग जाएगी। तो बस ये समझ लो मोल आपका एक छोटा सा यूनिट है किस चीज को? केमिकल को मेजरमेंट करने का। और इसके बहुत सारे टर्म्स हैं,
जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बट वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बाय द कैलकुलेशन मेथड। इसमें सबसे पहला था ऑन द बेसिस ऑफ मास, तो हमने आपको बता दिया, जिसको कैलकुलेट करने का रीजन होता है, आई मीन मेथड होता है मोल इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक मास, या ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के बेस में उसको काउंट किया गया कि अगर हम लोग 1 मोल की बात करते हैं तो उसको हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। 1 मोल की वैल्यू को वेट भी किया जा सकता है, काउंट भी किया जा सकता है, और गैसेस के रिस्पेक्ट में उनके वॉल्यूम को भी कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसे 1 मोल का मतलब ग्राम एटॉमिक मास होता है, आई मीन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग नंबर के बेस पर भी मोल को कैलकुलेट करने का मेथड है 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये भी वैल्यू फिक्स है। अब बारी आती है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम पढ़ने के बाद फिर हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम मोल को कैसे डिस्कस किया गया वो भी समझ लो। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम जो 1 मोल है वो 22.4 लीटर के बराबर है, लेकिन एक चीज याद रखना, एट एसटीपी और एनटीपी, ये बात लिखी होनी चाहिए। वॉल्यूम की बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम क्या होता है वो भी समझ लो। वॉल्यूम के बेस पर किसी भी गैस की जब बात की जाएगी और आपको बोला जाएगा एट एसटीपी और एनटीपी, जो 1 मोल का वैल्यू है वो 22.4 लीटर के बराबर होगा। अब इस बात का मतलब क्या है समझ लो। मान लो हमने बोला 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल H2, 1 मोल Cl2, 1 मोल CO2, इन सबका मतलब 22.4 लीटर होगा। 1 मोल हाइड्रोजन मीन्स 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट ये होगा कब, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये शॉर्ट में लिखा जाता है एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी और एसटीपी भी अपने आप में बहुत बड़े कंसेप्ट हैं, कभी हम लोग चर्चा करेंगे इस बात पर भी। फिलहाल आपको ये समझना है एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, जो हम लोग जिस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं। बट स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब है कि जिस पर वो सरवाइव कर सके और रहे हैं, दोनों में अंतर है। जैसे हमारी बॉडी पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है ऑलवेज, इट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल प्रेशर है, यहां पर कंडीशन एनटीपी हो गई। लेकिन अगर हम लोगों के पास प्रेशर बढ़ा दिया जाए, मान लो हमारी बॉडी पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए, तो हम जरूरी थोड़ी सर्वाइव, हमारी बॉडी पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर वो एसटीपी नहीं होगा। एसटीपी क्या होगा, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड फिक्स, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बस एनटीपी एसटीपी का बात आप ये समझ लो, जब भी एनटीपी की बात या एसटीपी की बात आएगी वॉल्यूम 22.4 लीटर ही लिया जाएगा। एमएल में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट तो हम लोग कर ही सकते हैं 22,400 ml। तो फॉर गैसेस 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर होता है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोल इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी। और ये सिर्फ गैसेस के लिए बात की गई। मान लो हमारे पास लिखा गया हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 44.8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। 44.8 लीटर हाइड्रोजन अगर एसटीपी पर है तो उसमें मोल कितने होंगे,
तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू गिवन है 44.8 लीटर। बात नहीं करो, हम पढ़ा रहे हैं। ये लो। हाँ, तो ये तो आपका हो गया वॉल्यूम। दूसरा मोल हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट मोल इक्वल वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम गिवन है 44.8 ओवर वॉल्यूम कितना है 22.4 फिक्स वैल्यू है। कैलकुलेट करेंगे 2 टाइम जाएगा, मतलब 44.8 लीटर पर हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी कितने मोल बनाने की कैपेसिटी रखता है, 2 मोल बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो बस यही आपको समझना है, और इन सबके आपस में रिलेशन भी आते हैं। आप रिलेशन कैसे आते हैं वो समझो। हमने अभी 3 फॉर्मूले आपको बताए। पहला मोल इक्वल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दूसरा मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तीसरा मोल इक्वल वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो ये जो कंसेप्ट था ये था ऑन द बेसिस ऑफ मास। ये आपका मास के बेस पर है। ये किसके बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल। ये आपका पार्टिकल के बेस पर है, और ये आपका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। ये 3 फॉर्मूले आज हम लोगों ने डिस्कस किए, और इन तीनों फॉर्मूले को आपस में रिलेट कर सकते हैं। मतलब ये दोनों आपस में रिलेट किए जा सकते हैं। अगर ये दोनों आपस में रिलेट किए जा सकते हैं तो ये और ये भी आपस में रिलेट किया जा सकता है, फिर ये और ये भी आपस में रिलेट किया जा सकता है। मीन्स किसी भी एक फैक्टर को निकालने के लिए अगर दूसरे फैक्टर को यूज करना पड़ जाए कैलकुलेशन करते टाइम, तो हम लोग उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। तो ये आज का कंसेप्ट हम लोगों ने मोल को 3 टाइप से डिस्कस किया, ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। और ये तीनों ही पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर एक चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। ठीक है बेटा, तो इन तीनों को आपने अच्छे से रिवाइज कर लो। अभी मैंने जो समझाया उसको अगर आप लोगों ने कहीं थोड़ा बहुत नोट किया है तो उसको ज़रूर एक बार डिस्कस। फिलहाल फिर से मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ। मोल क्या होता है, अब ध्यान से समझना है। जो हम लोगों ने अभी 2-2.5 घंटे की क्लास ली, फटाफट मैं उसको 10 मिनट के अंदर वाइंड अप करने वाला हूँ। तो ध्यान से समझना, अगर बीच में मस्ती भी की होगी ना, तो अगर 10 मिनट भी ध्यान से सुन लोगे पूरे समरी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। मोल क्या होता है, मोल एक यूनिट है। मोल इज एन यूनिट ऑफ amount of substance. Amount of substance in a chemistry language we can say that it is also called chemical, but in a physical quantity chemical we will say about to amount of substance. means मोल आपका amount of substance का केमिकल को कैलकुलेट करने का यूनिट है, और इसको हम लोग कैलकुलेट जरूर करते हैं बट एक से ज्यादा टाइप को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मोल को 3 टाइप से स्टडी करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। जब ऑन द बेसिस ऑफ मास की बात आती है तो बोला गया 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी 1 मोल सब्सटेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो उसी सब्सटेंस का, उसी एलिमेंट का, उसी कंपाउंड का ग्राम एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास इन ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। उसी 1 मोल को कैलकुलेट करने के लिए जब हम लोग फॉर्मूला रखते हैं तो एक फॉर्मूला डेवलप हुआ, मोल इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक मास। इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट हमने और आपको बताया था, मोल इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटम। मतलब इन अ केमिकल फॉर्म अगर पूछा जाए ग्राम एटम को कैलकुलेट करो
मतलब मोल को निकालना। ये तो हो गई पहले पॉइंट की बात। अब बारी आती है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल के बेस की जब बात आती है तो पार्टिकल्स के बेस का मतलब है हम लोग मोल को काउंट भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको क्या बताया, मोल को ग्राम में कन्वर्ट करके मतलब मास निकाला जा सकता है, ऐसे ही मोल को काउंट भी किया जा सकता है। और 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इट मीन्स 1 मोल सोडियम इक्वल टू आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम। 1 मोल क्लोरीन इक्वल टू आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 क्लोरीन। इट मीन्स जितना हम लोग 1 डजन को जिस तरीके से डिस्कस करते हैं वैसे ही केमिस्ट्री में एलिमेंट, एटम, कंपाउंड, आयनिक स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज सभी को 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 डिस्कस करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आया मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर, और अवोगाद्रो नंबर इंट्रोड्यूस बाय अमादियो अवोगाद्रो। इट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यह नंबर। अब जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात आती है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट किया जाता है, और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सारा कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, जो कि हमने आपको अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाया। अब बारी आती है ऑन द बेसिस ऑफ गैस, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। जब वॉल्यूम के बेस में बात करते हैं तो बोला गया है 1 मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 22.4 लीटर। लेकिन कंडीशन फिक्स है एनटीपी और एसटीपी। अगर एनटीपी और एसटीपी नहीं है तो आप 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर नहीं मान सकते। तो मोल इक्वल टू, जब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला निकाला गया तो मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर आया एट एनटीपी और एसटीपी। लेकिन अगर एनटीपी और एसटीपी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर का कंसेप्ट गलत हो जाता है। फिर वहां पर वॉल्यूम निकालने के लिए गैस की डेंसिटी इन्वॉल्व करनी पड़ती है, और यू नो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मास वी कैन कैलकुलेट बाय द डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो ये बात 1 मोल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सिर्फ एनटीपी पर डिस्कस करेंगे, और मोल इक्वल टू एक फॉर्मूला डेवलप हुआ वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। फॉर एमएल में कन्वर्ट करने के लिए 22,400। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन 3 सब पोर्शन में था। तो उम्मीद है आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले एनटीपी और एसटीपी ही आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, जैसे मैंने अभी 3 फैक्टर्स के बारे में बताया। पहले हम लोग एनटीपी एसटीपी बताएंगे, और फिर हम लोग मोल के और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे। मोल कहाँ किस किस तरीके से क्वेश्चन को रिलेट करता है, कैसे कैसे पूछा जा सकता है, उन पर भी हम लोग फोकस करेंगे। तो उम्मीद है ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग एनटीपी पर बात करेंगे और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाएंगे। तो चलो बेटा, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।